Hello everyone, you're all welcome to Mobishala. My name is Samriddhi and today what we are going to cover how anthropology developed as a subject. Because you people know that it is not something which occurred in a day or in 2 days. So in order to develop any subject what we require a continuous efforts. ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट डेवलप करना है उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, काफ़ी लंबे समय की मेहनत जो है उसमें लगती है. सो हम लोग बात क्या करते हैं, जैसे हम पेपर 1 में भी टॉक अबाउट वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 2 में भी टॉक अबाउट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. सो यार इन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ये सब चीज़ें डेवलप हो गई, क्या एक ही रात में ये सब चीज़ें हुई या इनको काफ़ी सदियाँ लग गई. सो इसको आज डिस्कस करेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में. आई होप उससे पहले वाले मेरे लेक्चर्स मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यू हैव वॉच्ड. सी वी आर गोइंग वेरी स्लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट. सो जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, क्या आपने ये चीज़ कभी सोची है कि बहुत सारे लोगों को तो मतलब ही नहीं पता एंथ्रोपोलॉजी का, लेकिन वहीं अगर आप उनको पॉल साइंस बोलो, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस, उनको सोशियोलॉजी बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, वो झट से आंसर देंगे कि इसका मतलब ये होता है. लेकिन एंथ्रो के केस में वो ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं बोलते, कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि जब एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत हुई ना मेरे स्टूडेंट्स, सो उसकी शुरुआत हुई एक इनफॉर्मल डिसिप्लिन की फॉर्म में. एक इनफॉर्मल डिसिप्लिन की फॉर्म में ये स्टार्ट हुआ. उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ये अनसिस्टमेटिक इनफॉर्मल डिसिप्लिन इट टर्न इनटू अ सिस्टमेटिक फॉर्मल डिसिप्लिन. Are you getting my point? That what was there that earlier it evolved as informal one, later slowly and gradually systematic and formal में convert हो गया. जैसे कि हमारे पास पूरा फुल फ्लेज्ड एंथ्रोपोलॉजी तो लेटर डेवलप हुआ, लेकिन उससे पहले इसके पार्ट्स डेवलप हो गए, जैसे कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन वी टॉक अबाउट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. सो ये सब का निर्माण पहले हो गया एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डेवलप होने से पहले. जैसे कि आपने आर्कियोलॉजी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में क्या कुछ था, हम उसको स्टडी करते हैं. वी स्टडी अबाउट द वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल. सो डोंट यू थिंक दैट ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट दे मेड एंथ्रोपोलॉजी, राइट. सो एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट फॉर्मल तरीके से बाद में ओरिजिनेट हुआ. पहले इसकी सब ब्रांचेस जो है वो ओरिजिनेट हो चुकी हैं. क्या मेरी इतनी बिल्कुल बेसिक सी बात आपकी समझ में आ रही है? सो यहाँ पे अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें कि फ्रॉम वेयर दिस डेवलपमेंट स्टार्टेड, तो यू कैन से मतलब एक होता है ना हैब्जार्डली एक पर्सन जिनका नाम है एरिस्टोटल, है ना. मतलब ऐसे ही किसी एक पर्सन थे जिनका नाम था एरिस्टोटल. बहुत बार सुना होगा आपने एरिस्टोटल का नाम. सो एरिस्टोटल ने क्या किया, एक बार ऐसे ही कुछ भी जो है इसका नाम दे दिया, ठीक है, ऐसे कुछ बोल दिया, वो शब्द जो है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी. सो वहीं से इनको बोला जाता है दैट ही इज अ फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फिक्स नहीं था, इनके दिमाग में भी कुछ ऐसा नहीं था. इन्होंने जस्ट एक टर्म जो है मतलब इसके बारे में जिक्र करा, ठीक है. ऑल्दो एंथ्रोपोलॉजी वर्ल्ड इन्होंने नहीं कॉइल किया, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि यार ह्यूमंस की भी एक स्टडी होती है कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है, और उस स्टडी को करना भी जरूरी है. सो इस तरह से एरिस्टोटल ने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है. और एरिस्टोटल एक ऐसे पर्सन है जो कि 400 प्लस डिसिप्लिन्स के फादर है. उसके बाद एक्चुअल में जो टर्म कॉइन की थी, सो द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय अ पर्सन नोन एज हेरोडोटस. हेरोडोटस वॉज अ पर्सन जिन्होंने इस टर्म को क्या किया था, आपका कॉइन किया था. मतलब एंथ्रोपोलॉजी शब्द को जो यूज किया था वो किसने किया था, हेरोडोटस ने. बट हेरोडोटस इज नॉट कॉल्ड द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रादर एरिस्टोटल इज बीइंग कॉल्ड एज अ फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. क्लियर.
उसके बाद यहाँ पे क्या अब आता है सवाल कि मैम इसकी शुरुआत कब हुई, कि ऐसी सब डिस्कशन की शुरुआत कब हुई। तो गाइस इन सब डिस्कशन की शुरुआत हो गई थी 5th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स। लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता था कि अच्छा ये एक होलिस्टिक स्टडी है। अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही थी, होलिस्टिक स्टडी का नहीं पता लगा था। होलिस्टिक स्टडी का पता लगेगा लेटर ऑन, ठीक है, होलिस्टिक स्टडी का लेटर ऑन पता लगेगा। जैसे कि हुआ क्या, ये सारी कहानियां चलती रही टिल 5th सेंचुरी AD। सोचो BC से हम लोग AD पे पहुंच गए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ खास जो है अनुमान सामने नहीं आए। फिर 15th सेंचुरी AD में ऐसा क्या हुआ, 15th सेंचुरी AD में आपके वेरियस व्हाट वी हैड सोशियोलॉजिस्ट, जो आपके बहुत सारे अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट थे ना, वो एक दिन बातें कर रहे थे कि सोसाइटी का ऐसे निर्माण हुआ, दिस इज हाउ द सोसाइटी इवॉल्व, दिस इज हाउ द कल्चर इट इवॉल्व, एंड फ्रॉम देयर ओनली दे कॉइन्ड दिस टर्म दैट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या था, सोशियोलॉजिस्ट की डिस्कशन से निकल के आया क्या, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अभी भी आपका फुल फ्लेज नहीं निकल के आया कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी, ठीक है। सो यहाँ पे हर अलग अलग ब्रांच बन रही है, जैसे यहाँ पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी बन गई, ऐसे ही लिंग्विस्टिक बन गई, ऐसे ही आपकी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बन गई। सो बट अभी तक इन सबका मिक्सचर जो है, इन सबका इंटीग्रेशन दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, वो अभी भी नहीं बना। फिर वो बना कब, वो आपका बना लेटर ऑन, बिकॉज यहाँ पे 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी AD तक एक चीज और हो गई, वो थी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत भी हो चुकी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी की भी हो चुकी है। यहीं से आपका निकल के आ जाएगा क्या, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। सो अब आपको क्या लगता है कि लेटर ऑन अब क्या होगा? बिल्कुल जी हाँ, लेटर ऑन जो है, अब जब नई सदी आएगी उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट निकल के आएगा। सो इट वाज इन 1859 विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, 1859 में ही क्या हुआ, आपका एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द था वो आपका माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे निकल के सामने आया। ठीक है, और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल चेन्स बनी, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी। डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही स्पीशीज सरवाइव करेगी जो कि सबसे फिट है, और या फिर जिसने समय के साथ साथ अपने आप को ढल लिया है और वो वैसे ही वो अपने आप को इवॉल्व कर रही है। लेकिन एक ऐसी बेवकूफी स्पीशीज जो है वो सरवाइव नहीं करेगी जिसने अपने आप को समय के अकॉर्डिंग नहीं बदला। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, डार्विन ने ये चीज बोल तो दी, लेकिन डार्विन ने यहाँ पे कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं दिए थे जो कि हमें पता लग जाता कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल। सो इसीलिए इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हुआ ऑन द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वी डिडंट हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स कि उन एग्जाम्पल से हम ये चीज डिड्यूस कर पाए कि जो डार्विन ने बोला है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। सो इसीलिए जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन क्या मांगता है? एवोल्यूशन मांगता है आपका एविडेंसेस, एवोल्यूशन आधार मानता है। सो डार्विन ने तो इतने आधार नहीं दिए, लेकिन लेटर ऑन जो आपके बायोलॉजिस्ट आए उन्होंने बहुत सारे आधार पेश किए, जिन आधार के बेसिस पे आपका और ज्यादा एंथ्रो की स्टडी जो है वो वास्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट दिस वॉज द थिंग दैट एवोल्यूशन ऑफ द मैन, जिसको डार्विन ने बोला, दैट क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंटेम्पररी डिसिप्लिन्स। ठीक है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ कॉस्मोस। ठीक है, यूनिवर्स किस तरह से इवॉल्व हुआ, दैट इज फिजिक्स। केमिस्ट्री इज व्हाट? एवोल्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बायो, इट इज व्हाट? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, राइट?
एंड इन सब का मिलन, यहाँ पे सब में क्या है, डोंट यू थिंक कि कुछ इवॉल्व हो रहा है? एग्जैक्टली, कॉस्मोस एवोल्यूशन इज फिजिक्स, एटम का, मॉलिक्यूल्स का एवोल्यूशन इज केमिस्ट्री, bio is evolution of the living beings. So can't you say that there will be some evolution that is linked to humans और उसका एक स्पेशल नाम होगा? इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना. सो यहाँ पे जो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे थे, जैसे ही डार्विन ने थ्योरी दी ना, उनके दिमाग में एक चस्का लगा. वो चस्का क्या था कि अगर एवोल्यूशन हुआ है, उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे पड़ा है, तो इसको स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम ये पता लगा पाए कि हम किससे ओरिजिनेट हुए, किस तरह से हम में बदलाव आए, और ये बदलाव एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक कैसे ट्रांसमिट हुए. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और इन सब आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या बोलते हो? क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सो इन क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अम्ब्रेला अप्रोच फॉलो करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करी कि किस तरह से ह्यूमंस का जो है एवोल्यूशन पॉसिबल है, किस तरह से वो इरेक्ट बायपैडलिज्म करते हैं, किस तरह से उन्होंने 2 पांवों पे चलना सीखा, किस तरह से क्लॉज से नेल्स आए, किस तरह से हम लोगों की जो टेल होती थी वो खत्म हुई. सो ऑल दीज थिंग्स वर नेसेसरी. क्लियर? सो यहां से इन्होंने डार्विन की थ्योरी को बेस बनाते हुए व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड डूइंग द फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट टिल हियर? आर यू गेटिंग द पॉइंट टिल हियर? एक ऐसे ही पर्सन थे जिनका नाम था मराइट. मराइट ने क्या किया, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को बोला कि भैया एंथ्रोपोलॉजी कुछ नहीं है, डार्विन की थ्योरी की देन है. बट लेटर ऑन बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट किया कि ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, कि एंथ्रोपोलॉजी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है और उसको बोल रहे हो डार्विन की थ्योरी की देन है ना. सो यहाँ पे सोशियोलॉजी के बीज बोए गए, पहले एवोल्यूशनिज्म के बीज बोए गए, एंड दैट बीज लीड टू व्हाट? दैट बीज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? उसके बाद इनफैक्ट डार्विन ने खुद भी बोल दिया था कि हर एक डिसिप्लिन अलग होता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिजिक्स की, वो एक अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री की वो एक अलग है, बायो की वो एक अलग है. सिमिलरली उन्होंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो अ डिफरेंट सब्जेक्ट. आप एंथ्रोपोलॉजी को बाकी सब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर सकते. सो यू कान स्टडी इट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. अगर आपको उसको रीड करना है, आपको उसको इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट कंसिडर करने के बाद ही रीड करना होगा. सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टुक प्लेस. नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिस्टमैटिक एवोल्यूशन? हम कहते हैं कि जो भी एवोल्यूशन हुआ वो सिस्टमैटिक तरीके से हुआ, हैपहैज़ार्डली नहीं हुआ. क्योंकि एरिस्टोटल ने तो हैपहैज़ार्डली उसकी डेफिनेशन दी थी, ऐसे रैंडमली डेफिनेशन दी थी. लेकिन एक सब्जेक्ट तो रैंडमली ओरिजिनेट नहीं हो सकता ना. ठीक है, स्टार्टिंग में द थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट स्लोली एंड स्लोली स्टैडली उसको सिस्टमैटिक बनना ही पड़ेगा. सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी भी स्लोली एंड स्टैडली सिस्टमैटिक बना. सो किस पर्सन के कारण ये सिस्टमैटिक में कन्वर्ट हुआ? सो यहाँ पे इसके बाद आती है किसकी कहानी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कहानी. सो ये था आपके क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते थे. अब एक नई यहां से हम कहानी शुरू करेंगे जिसका नाम है कहानी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्योंकि इसी की कहानी के बाद एक बहुत ही प्यारा सा एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द था उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रियलाइज हुई, एंड वो बहुत ही एक फुल ऑन एक सब्जेक्ट जो था वो बन के निकला. अब यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, व्हाट वर द थिंग्स? सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड था? रॉ मटेरियल. ठीक है,
कि जो रॉ मटेरियल है वो चीप हो, ताकि अपनी इंडस्ट्रीज को फीड कराया जाए और वहां से जो भी फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हो उस गुड्स के लिए आपके पास क्या हो, मार्केट। अब आप में से बहुत सारे लोग वॉन्डर कर रहे होंगे कि मैम आप ये बोल तो रहे हो लेकिन इसकी रेलेवेंस कहाँ है, वेयर दिस विल बी यूज्ड। सो स्टूडेंट्स इसको हम यूज करेंगे, 2 मिनट वेट कीजिए, आपको सब समझ में आएंगी बातें यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ चीप रॉ मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ द नीड कि आपके पास क्या हो, एक मार्केट हो। सो यहाँ पे किस चीज की सर्च हुई, यहां से सर्च हुई कि आपके जो लोग यूरोप में बैठे हुए थे उन्होंने बाकी सब जगह घूमना शुरू किया। क्या हिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़ी हैं? क्या आपने हिस्ट्री में करा है कि पैपल बुल लाइन क्रिएट होगी थी, कि आप इधर जाओगे आप इधर जाओगे, तो स्पेन वालों को बोला था भैया आप वेस्ट की साइड जाओगे और पोर्चुगीज को बोला था भैया आप ईस्ट की साइड जाओगे, ऐसा हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो यूरोप में उस टाइम 2 मेन पावर थी, दैट इज स्पेन एंड पोर्चुगल। So they went to different parts of the world, that is South America, North America, that is Asia, and all of them in search of market, in search of raw material, ठीक है। और यहीं से अब इन्होंने जैसे ही इनको जो जगह लगेगी उस जगह को ये अपनी कॉलोनी बना लेंगे एंड देन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनिज्म विल स्टार्ट, है ना, कि भैया कॉलोनीज बन रही है और कॉलोनिज्म का प्रोसेस जो है यहाँ पे इनिशिएट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे यूरोप की 2 मेजर पावर्स ने जाके कॉलोनीज जो है वो बनानी शुरू की और उसी के इम्पैक्ट से क्या हुआ, और छोटी छोटी पावर्स जो थी वो आनी शुरू। उसके बाद इन्होंने हर कॉलोनी में अपना क्या रखा, मिशनरीज रखे। इन मिशनरीज का काम क्या था, दीज वर द क्रिश्चियन मिशनरीज। सुना है आपने हिस्ट्री में कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे अपने कल्चर को प्रीच करने के लिए इंडिया में। सो जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज आए, इन्होंने क्या देखा कि इस बंदे की लैंग्वेज डिफरेंट है, दिस पर्सन इज डिफरेंट, दिस पर्सन इज डिफरेंट। सो यहाँ पे उनको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे कल्चर जो है लोगों के डिफरेंट है। सो दिस क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे कॉलोनीज के, उनको ये समझ में आया कि जो हमारे वहां पे कल्चर है स्पेन एंड पोर्टुगल में, दैट कल्चर इज नॉट फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर फाइंडिंग सम अदर टाइप ऑफ कल्चर, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर Here what the thing started is कि यहाँ पे नेटिविज्म का कंसेप्ट स्टार्ट होने लग गया, that this people, the western people, they started influencing the native people. But अब उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर वो एकदम से नेटिव को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे तो that can be a cause of the problem. So what they did, they first studied their culture. उन्होंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया इन लोगों के कल्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि इनका कल्चर तो पता लगाया जाए, तभी तो हम बताएंगे कि आपका कल्चर बेकार है, हमारा कल्चर सुपीरियर है। इथनोसेंट्रिसिज्म किया था कल कि हर किसी को ये लगता है कि उनका कल्चर सुपीरियर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये सारा डेटा कलेक्ट करके कहाँ पे लेके जाएंगे, यूरोप में, ठीक है। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उनका जन्म हुआ, उन्होंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने शुरू किए एंड दे टुक द डेटा इनटू द यूरोप। इज दिस थिंग क्लियर? सो यहाँ पे पहले यूरोप में, फिर आपका करा इन्होंने अमेरिका। इसीलिए आपको बहुत सारे फेमस जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, दे विल आइदर बी फ्रॉम द यूरोप और फ्रॉम द अमेरिका, बिकॉज मेजरली यहाँ पे जो है इन्होंने डेटा रखा। And from here only what started is, from here only they started the idea of evolution, कि how the evolution took place, ठीक है। Is this thing clear? यहाँ तक किसी का कोई डाउट कि किस तरह से एक बिल्कुल ऐसी चीज जिसको किसी को पता ही नहीं था, किस तरह से उसके बारे में डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ, एंड नाउ ऑल वी नो इज व्हाट दिस डेटा विल बी यूज्ड to interpret the things. This data will be used to find out कि किसका कल्चर कैसा है, कौन सा कल्चर सुपीरियर है, कौन सा कल्चर बकवास है,
ठीक है, सो इस डेटा को यूज करेंगे फॉर द स्टडी ऑफ द कल्चर, फॉर द स्टडी ऑफ द रिलीजन एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद चलो यहाँ पे जैसे जैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया ना, पहले तो प्राइवेट चीजें थी, उसके बाद स्लोली एंड स्टैडली क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी इसमें फंडिंग डालनी शुरू की। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप डेटा कलेक्ट करके लेके आओ, ठीक है, जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे वी विल गिव यू द फंड्स। सो अब यहाँ पे फंडिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको भी पता है कि अगर फंडिंग शुरू होगी तो क्या होगा, मोर एंड मोर डेटा विल बी कलेक्टेड एंड नाउ द थिंग्स विल बी स्ट्रीमलाइंड इन अ मच बेटर डायरेक्शन। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि यहाँ पे क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी अब उसने क्या डिसाइड किया कि वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर फंडिंग, वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप इस डेटा को स्टडी करके इस डेटा का निचोड़ निकालिए बेसिकली। ठीक है, क्लियर? अब क्या होगा, अब और ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हो जाएंगी चीजें। सो दिस इज हाउ सिस्टमेटिक ओरिजिन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट टुक प्लेस। ठीक है, नाउ द थिंग्स दे वर स्ट्रीमलाइंड इन अ मच बेटर डायरेक्शन एंड दे वर बीइंग यूज्ड बाय द डिफरेंट पीपल। क्लियर? आर यू गेटिंग? और इस टाइम जो सिस्टमेटिक के टाइम पे नेम आता है पर्सन का, आपने जरूर सुना होगा, टेलर, E.B. Taylor. Have you heard about this person? Have you heard about the person named as Morgan? ठीक है, सो इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डेटा इकट्ठा करना शुरू किया एंड इस डेटा को सिस्टमेटिकली जो ओरिजिनेट किया, सिस्टमेटिकली जिन्होंने अरेंज किया, उसमें दो पर्सन काफी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम है, जिनका नाम है E.B. टेलर एंड L.H. मॉर्गन, जिसको मैंने कहा था हम बार बार स्टडी भी करेंगे। सो कॉलोनियल फादर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इज E.B. टेलर एंड L.H. मॉर्गन। ऑल्दो मेजर रोल डार्विन का ही रहा था, क्योंकि डार्विन ने तो बताया कि ऐसे ऐसे कल्चर ओरिजिनेट हुआ। आर यू गेटिंग समथिंग? समझ में आया कुछ? इसको बढ़िया सी एग्जांपल और समझ लो कि मान लो क्या हुआ कि आपने जो है आपने यहाँ पे क्या किया, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। कैसे स्टार्ट किया आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन? आपको किसी ने मोटिवेट किया कि यार ऐसे ऐसे करके एक एग्जाम है, वो निकाल लोगे तुम एसडीएम लग जाओगे, फिर उसके बाद ना इतने इतने करोड़ रुपए भी छाप सकते हो तुम। आप बड़े इन्फ्लुएंस हो रहे यार, इतने करोड़ रुपए। हाँ, मैंने अखबार में भी पढ़ा था, एक आईएएस का केस आया था, उसके घर से इतने पैसे बरामद हुए थे। इसका मतलब इसमें अच्छी खासी जो है घूस भी खा सकते हैं हम लोग, है ना, करप्शन भी अच्छी खासी है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, यूपीएससी जो है उसके लिए पढ़ लेते हैं यार, क्या है, एग्जाम ही तो है। ठीक है, सिमिलरली बट व्हाट हैपन कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने क्या किया, जब तैयारी शुरू करी आपको समझ में आया यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया। सेम थिंग दे डिड, दे स्टार्टेड विद डार्विन, right? But see the beauty of this thing that it turned into such a systematic study जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं holistic study. Are you getting the thing? Are you getting the things? So यहाँ पे जो 1859 से लेके 1930 तक का टाइम था ना, उसमें सारी की सब बहुत सारी आपकी थ्योरीज आई। ठीक है, that were related to what? Evolution. उसके बाद क्लासिकल एवोल्यूशन आया एंड लेटर ऑन हमारा क्या आना शुरू हुआ, एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एवोल्यूशन आना शुरू। क्लियर? सो पहले आपका क्या आया था, पहले यू कैन से व्हाट हैपेंड वाज क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी आई एंड स्लोली एंड स्टेडली इट चेंज इनटू न्यूनटल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में भी तो चेंजेस आए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिनेटेड। ठीक है, सो बट यहाँ पे ओनली द थ्योरीज वर गिवन, बट इट वाज आफ्टर 1930s कि यहाँ पे जो पैराडिगम शिफ्ट हुआ फ्रॉम ट्राइबल इंडिया टू ये शिफ्ट हुआ कि भैया सिर्फ थ्योरीज देने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। सो ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल कल्चर ट्रांजिशन जो थी वो 1930s के बाद वाले फेज में। सो पहले वाला फेज था आपका 1859 से लेके 1930 का, फिर आपका फेस आया 1930 ऑनवर्ड्स, जिसमें ट्राइबल इंडिया से फिर
ट्राइबल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस को नॉन ट्राइबल वर्ल्ड पर भी देखा गया कि नॉन ट्राइबल लोगों पे इसका क्या असर होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड यहाँ पे जो शिकागो यूनिवर्सिटी के लोग थे उनका काफी बड़ा यहाँ पे रोल था. And it was after 1930 only that this anthropology turned into the holistic study of the man, holistic study of evolution of man. Clear? Clear? And this holistic study you will find in each and every society. Are you getting my point? तो in nutshell अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि something which started randomly, कि कोई चीज थी जो कि आपकी randomly शुरू हुई, उसके बाद एक पर्सन आए जिनका नाम था डार्विन. डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी जिसके कारण इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो दी जाने लगी. बट मोस्ट ऑफ दीज थ्योरीज दैट वर रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल. So after you can say the phase came when it started focusing on the non-tribal people as well. So this lead to what? This lead to the formation of anthropology as a systematic or as a holistic study of man. कि पहले तो ऐसे ही रैंडमली था लेकिन उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली इट टर्न्ड आउट टू बी व्हाट? होलिस्टिक स्टडी ऑफ द मैन. ठीक है, क्लियर? ओके. सो नाउ यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट, देन वी विल मूव फर्दर. सो अगर अब आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाउ द एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड, सो हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दैट. सो इसकी जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं. सो एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन इनिशियली डेवलप्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. हमने किया था कि यूरोप से इसकी ट्रांजिशन शुरू हुई टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट नाउ इट इज स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. व्हाई? बिकॉज इट इज holistic in nature. It is linked to history, sociology, pol science, everything. So that is why it spread to whole of the world. ठीक है, विच इज होलिस्टिक हिस्टोरिकल कंपैरेटिव, कि आप कंपैरिजन भी कर सकते हो. उसके बाद इसके अंदर सर्टन स्पेशलाइज्ड मेथड्स होते हैं, मेथडोलॉजीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनको डेवलप किया गया है एंड अडॉप्ट किया गया है. कहां पे? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर. सो इसके अंदर आपको दो अप्रोच हमें स्टडी करनी है. कौन कौन सी अप्रोच है? द फर्स्ट अप्रोच इज सिंक्रोनिक अप्रोच. देखो हम लोगों ने क्या बात करी कि एंथ्रोपोलॉजी सच अ सब्जेक्ट विच स्टार्टेड एज व्हाट? विच स्टार्टेड एज अ इनफॉर्मल वन, बट लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मल वन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है इतनी बात? सो पहले ये क्या थी? एक सिंक्रोनिक स्टडी थी, लेकिन उसके बाद हमने इसको डायसिंक्रोनिक तरीके से स्टडी किया. आर यू गेटिंग द थिंग? चलिए